सर अपनी ज़िंदगी में आदर्श कैसे मानते हैं? बोले कि ये राजनीतिक जवाब दे दिया। अगर बंसीधर तिवारी अगर सरकारी अधिकारी नहीं होते तो क्या होते? तो ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग रोल क्या मानते हैं? डीजी सूचना, एमडीडी के वीसी या जो अभी नया कार्य आपको सचिव का जो मिला है चार्ज, ज़्यादा मुश्किल क्या मानते हैं? आने वाले समय में बंसीधर तिवारी जी कभी राजनीति का देश की राजनीति का हिस्सा बनकर देश की राजनीति में बदलाव लाने को लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीनियर आईएएस बंसीधर तिवारी जी। बंसीधर तिवारी जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, एक अपने काम से तो पहचान बनाई है, साथ ही अपने व्यवहार से भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल को जीतने की कला है। एमडीडी का चार्ज है, हाल ही में एडिशनल सेक्रेटरी का भी चार्ज मिला है मुख्यमंत्री कार्यालय। इसके अलावा डीजी इंफॉर्मेशन भी है। सबसे बड़े सवाल है, इतने विभागों के बीच में तालमेल कैसे बिठाते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं इतने विभाग, लोग बोलते हैं कि तिवारी जी के इतने विभाग हैं, इतने सारे विभाग कैसे मैनेज कर लेते हैं, कैसे देख लेते हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद और भारत न्यूज़ का, आपका और आपकी पूरी टीम का, साथ ही जो आपके श्रोता है, दर्शकगण हैं, सभी को मेरा नमस्कार है। और मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने समय निकाला और कई मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा भी करेंगे। जहां तक देखिए आपने काम की बात किया, तो हमने चाहे हमारा सूचना विभाग का ऑफिस हो या एमडीडीए का हो या अपर सचिव का जो माननीय मुख्यमंत्री का चार्ज है, तो हमने इसका समय निर्धारित किया हुआ है और हमने अपने ऑफिस के बोर्ड पर भी उसको लगा रखा है। तो जो हमने दिन तय किया है और जो समय तय किया है, तो मैं वहाँ पर रहता हूँ। इसके अलावा फ़ोन पर भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग संपर्क कर लेते हैं। तो हम जहाँ रहते हैं, चाहे मीडिया सेंटर हो या सूचना निदेशालय हो या एमडीडीए हो, तो वहीं पर आकर के मिल कर के लोग अपना काम करते हैं, कराते हैं। सर आपने जब एमडीडी का चार्ज संभाला, सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या थी? क्योंकि मैं आपसे पहले जब मिला, ब्रजेश संत जी के पास ये चार्ज था, उनसे फिर चार्ज आपके पास आया। हम देखते थे कि नक्शा पास कराने के लिए एक लंबा समय लगता था लोगों को। देखिए, चुनौतियाँ चाहे किसी भी समय की हों, लगभग एक जैसी ही रहती हैं। जैसे अवैध निर्माण या अवैध प्लाटिंग, क्योंकि देहरादून जब से अस्थायी राजधानी बना, यहाँ पर लोगों का रुझान बढ़ा और जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर अवैध प्लाटिंग होती है, फिर लोग खरीद करके उसमें परेशान होते हैं क्योंकि उसमें मानचित्र स्वीकृत नहीं होता। तो अवैध प्लाटिंग के खिलाफ हम लोगों ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया, ताकि जो आम नागरिक हैं या जो सीधे साधे लोग हैं जिनको बहुत आइडिया नहीं रहता है, उनको इस तरह की परेशानी से बचाया जा सके। साथ ही साथ नदी नालों पर अतिक्रमण काफ़ी था और उसको हम लोगों ने साफ़ सफाई भी किया। दूसरा जो एक बड़ा चैलेंज था, जो जागरूकता की कमी जिसको हम कह सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने पूरे प्राधिकरण क्षेत्र में जगह जगह सूचना बोर्ड लगवाए, ताकि लोगों को पता रहे कि एमडीडीए है क्या और हमें अगर कोई ज़मीन खरीदनी है तो कैसे खरीदनी चाहिए, कौन सी खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। तो जन जागरूकता के लिए भी हमने उस पर काम किया और जगह जगह जो होर्डिंग्स लगाई और साथ ही जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म है उसको भी हमने एक्टिवेट किया, ताकि लोगों को एमडीडीए के बारे में बताया जा सके और कैसे मानचित्र स्वीकृत होता है और कहाँ पर खरीदारी न करें, उसके बारे में लोगों को बताया। तो उससे काफ़ी हद तक हम लोगों ने सहूलियत लोगों को देने में एक सफलता पाई है। सर एमडीडी की छवि कहीं ना कहीं इस तरह की रही है कि एमडीडी खाली टैक्स कलेक्शन एजेंसी बन के रह गई है। नहीं, कहीं ना कहीं कई निर्माण कार्य होते हैं, तो एमडीडी ने भी पोजीशन कैसे सुरक्षित की है, कैसे एक इमेज को बदला है, परसेप्शन को बदला है? जैसे 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि हर गरीब के सर पे छत होगी, तो एमडीडी ने केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको कैसे अमली जामा पहनाया है? नहीं, देखिए, आपके इस सवाल में दो पक्ष हैं इसके। एक तो जो टैक्स कलेक्शन की बात है, वो चूँकि हम लोग जो भी मानचित्र स्वीकृत करते हैं, चाहे आवासीय हो चाहे व्यावसायिक हो, उसमें जो हमारे निर्धारित शुल्क हैं वो शुल्क हम लोग लेते हैं और उसके लिए जन सुविधाओं के लिए ही हम लोग उसको खर्च करते हैं। अब जैसे आप देखें, एक बड़ी समस्या है देहरादून क्षेत्र में भी, ऋषिकेश क्षेत्र में भी पार्किंग की, मसूरी में भी पार्किंग नहीं है। तो 3 पार्किंग पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो नगर निगम है वहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र है वो, और चारधाम का कहें या स्वयं अपने आप में ऋषिकेश एक श्रद्धा का केंद्र है, तो बहुत पर्यटक वहाँ आते हैं। तो वहाँ एक बड़ी पार्किंग हम लोग करीब 1,500 गाड़ियों की नगर निगम ऋषि के साथ मिलकर बना रहे हैं, उसका काम भी शुरू हो गया है। उससे क्या होगा कि जो गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी रहती हैं
वो हमारे पार्किंग में आ जाएंगे। तो जो ट्रैफिक जाम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो हम मानचित्र शुल्क लेते हैं उससे एक सुविधा विकसित कर रहे हैं। वैसे ही देहरादून क्षेत्र में जो पुरानी तहसील थी वहाँ पर हम लोग पार्किंग बना रहे हैं, दरबार साहिब के साथ उसमें वार्ता चल रही है। उसका भी हमने टेंडर कर दिया है, जल्दी भी हम लोग उसको फाइनल करके वहाँ पर भी काम शुरू कराएंगे। ऐसे ही मसूरी हमारा एक पर्यटन केंद्र है, वहाँ पर भी पीडब्ल्यूडी से एक लैंड ट्रांसफ़र कराई, उनका गेस्ट हाउस था, वहाँ पर भी हमारे पार्किंग का काम हम लोगों ने टेंडर करके दे दिया है। वो भी बरसात के बाद हम काम शुरू कराएंगे। तो जो जनता का पैसा आता है वो जनता के लिए ही खर्च करते हैं। इसके अलावा कई मोहल्लों में सड़कें हैं, ड्रेनेज है, उसका भी हम लोग बनाते हैं। अभी आपने देखा हम कैंट बोर्ड में बहुत बड़ा हमने करीब 3000 की क्षमता का एक सामुदायिक भवन बनाया, जो बहुत ही रीजनेबल रेट पे हम लोग उसको दे रहे हैं आम जनता के उपयोग के लिए। इसी तरह छोटे छोटे हमने 12 जो सामुदायिक केंद्र बनाए हैं जो स्थानीय जनता के काम में आ रहे हैं। इसके साथ जो ग्रीन एरिया पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। आप देखें तो जो सरधारा हेलीपैड है उसके सामने एक बहुत बड़ा सिटी पार्क बनाया है, और उसमें हमने जो 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं उनकी फ्री एंट्री है। उसमें हमने एक योगा का इंस्ट्रक्टर भी रखा हुआ है, और जो शाम को लोगों को योग भी सिखाते हैं। उसका साइकिल ट्रैक भी है, और उसमें अम्यूजमेंट पार्क की तरह भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए। हमने स्केटिंग रिंग बना रखी है उसमें, और बैडमिंटन कोर्ट बनाने का हमारा काम चल रहा है। तो भी एक जन सुविधा हमने दी है। और इसके अलावा देखेंगे शहर के जितने डिवाइडर हैं उस पर हमने बड़े स्तर पर, चाहे आप सूचना निदेशालय का रिंग रोड देखें, या आप हरिद्वार बाईपास रोड देखिए, या सरदार रोड पे जो सड़क चौड़ीकरण है उसमें काफ़ी पेड़ कटे, तो लोगों का एक डर था कि पेड़ कट गए, पेड़ लग नहीं रहे हैं। तो उस पर डिवाइडर पे भी हम लोगों ने वृक्षारोपण का बड़ा स्तर का काम किया है। इसके अलावा जो आम जनता है उनके सहयोग से भी जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। तो जो देहरादून शहर का हरित क्षेत्र है उसके विस्तार पर भी लगातार हम लोग लगे हुए हैं, और उसको धीरे धीरे काफ़ी उसमें हमें सफलता भी मिली है। गंगोत्री बिहार में एक पार्क बना रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी बड़े स्तर का वृक्षारोपण कर रहे हैं। और जो सड़कें हैं, सड़कों के किनारे पिछले साल हमने 16 सड़कें चिन्हित की थी, जिसके किनारे हम लोगों ने सड़क के किनारे पेड़ लगाए। अभी इस समय बरसात के सीज़न में भी हमारा काम चल रहा है। तो जो टैक्स कलेक्शन है उसको जनता के लिए ही खर्च कर रहे हैं। G20 का यहाँ कार्यक्रम हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, तो आप देखेंगे पूरे शहर का हमने फसाड चेंज किया। 2022 तक हर गरीब के सर पे छत, जो एक सपना है, क्योंकि कहा जाता है कि घर और बच्चों की शादी, कहते हैं एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी नहीं, होती है, बिल्कुल। बहुत बड़ा टास्क होता है हर एक मध्यम वर्गीय परिवार बिल्कुल, मैं के लिए। आपका वही कह रहा हूँ, दूसरे पक्ष पे आया। तो जो हमारी धौलास में है, धौलास में हमने EWS लोगों के लिए बनाया था, उसको कंप्लीट करके करीब 300 जो गरीब हैं उनको हमने दिया है। और सहजधारा पे हमारी आलयम परियोजना है, उसमें भी EWS को पोजीशन दिया है। ISBT पर करीब 200 फ्लैट थे, उसको कंप्लीट कराया। उसको भी हम लोग आजकल चल रहा है पहले आओ पहले पाओ, उसकी भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और आप समझिए कि करीब 2100 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है वो 72 लाख रुपए में दे रहे हैं, जो बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं। ऐसे ही हमारा ट्रांसपोर्ट नगर में 2 BHK है, वो करीब 40 लाख रुपए का है। और आलयम में भी हमारा 1 BHK है 20 लाख का, 3 BHK वहाँ भी है, 2 BHK भी है। तो मार्केट रेट अगर आप देखेंगे तो उनकी कंपेरिजन में काफ़ी करीब आधे दाम पर हम लोग आम जनता के लिए जो फ्लैट्स हैं उसको मुहैया करा रहे हैं। तो जिनकी पहुंच में है, और हमारे अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। तो हमारे आलयम के इन्वेंट्री क्या है सर वहाँ पे? मैंने बताया जैसे कि 3 BHK हमारे थे, आलयम में करीब 100 फ्लैट थे। तो अगले 3 महीने में ही जब हमने एंट्री खोली थी 3 महीने में बिक गए। अब इस समय 2 BHK की चल रही है, तो 2 BHK की भी डिमांड है। तो चूँकि मार्केट रेट से काफ़ी रीजनेबल हमारा है, तो लोगों को एक सस्ते दरों पर हम कह सकते हैं तो मकान। सर किसी को लेना है तो क्या पहले आओ पहले पाओ है या क्या है? हाँ बिल्कुल, पहले आओ पहले पाओ, जैसा मैंने पहले ही बताया। ISBT में भी पहले आओ पहले, आलयम में भी है, और जो हमारा ट्रांसपोर्ट नगर का है। लेकिन अब चूँकि ज़्यादा बचे नहीं हैं, और हम लोग दूसरी ज़मीन भी लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत खरीद रहे हैं। जैसे विकास नगर धर्मावाला है, वहाँ हमने एक ज़मीन खरीदी है, वहाँ पर प्लाटेड डेवलपमेंट ले आ रहे हैं। और भी 2-3 ज़मीनें हम खरीदने की प्रक्रिया में हैं, फिर उस पर दोबारा ले आएंगे, जिसको सस्ती दरों पर या रीजनेबल रेट्स पे आम जनता के लिए मुहैया कराएंगे। सर आपने देखा कि देहरादून शहर एक घाटी कहा जाता था देहरादून को पहले, कहीं ना कहीं जनसंख्या का दबाव पिछले कुछ सालों में बढ़ता ही चला जा रहा है। जहाँ एक घर पे एक गाड़ी होती थी अब 4-4 5-5 गाड़ियाँ होती हैं। ऐसे भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ओवरलोडेड है। तो क्या जैसे हम देखते हैं, हम जब रायपुर की बात करते हैं, न्यू रायपुर बना छत्तीसगढ़ में, हम कहीं ना कहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, कहीं ना कहीं विस्तार हुआ है शहरों का। तो क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में देहरादून शहर का भी विस्तार होगा, एक न्यू देहरादून?
भी का कॉन्सेप्ट भी होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट करना है आपको केवल, और वहाँ पे फैसिलिटीज आती है तो लोग जाने को तैयार हैं, वो बात रीजनेबल रेट पे मिलेगी आपकी चीज़ें। बिल्कुल सही है। और देखिए, आपके सवाल का जवाब आपकी बात में छिपा हुआ है। चूँकि ये घाटी है और इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार की संभावना नहीं है, और जैसे ही अस्थायी राजधानी बनी, यहाँ पर दबाव बढ़ा और ट्रैफिक का भी दबाव बढ़ा, तो एक तो उसके लिए 2-3 तरीके से काम चल रहा है। जैसे मैंने बताया, पार्किंग हम लोग विकसित कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चौराहे हैं, चौराहों के चौड़ीकरण के साथ साथ जो हमारी रोड वाइडनिंग जहाँ जहाँ संभव थी, जैसे अभी हमारा आढ़त बाज़ार का प्रोजेक्ट चल रहा है, घंटाघर पे चक्राता रोड का पहले भी एमडीडीए ने ही किया था, इसमें हम लोग आढ़त बाज़ार का कर रहे हैं। जो तहसील चौक से लेकर के जो हमारा किशन नगर चौक तक रोड 24 मीटर कर रहे हैं उसको, और वो भी हमारी अंतिम प्रक्रिया में है, चरण में है। और ब्राह्मणवाला में जहाँ पर आढ़त बाज़ार हम बना रहे हैं, तो वहाँ के जो दुकानदार हैं उनको शिफ्ट करेंगे, और जो आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन से लेके नीचे तक और ऊपर तक वो काफ़ी चौड़ी हो जाएगी, तो वो भी वाटल ने खुलेगा। ये तो हुआ जो पुराने में हम क्या कर सकते हैं। नए में चूँकि पहले एमडीडीए ने एक्वायर किया था यहाँ पर नया देहरादून बनाने के लिए, फिर उस समय किसानों की ज़मीन वापस कर दी गई, तो ज़मीन हमारे लिए एक बड़ी समस्या है कि ज़मीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो छोटे छोटे पैचेज में जो हम आउटर स्कर्ट में, जैसे मैंने बताया विकास नगर या धर्मा वाला, उस तरह का हम लेआउट और इस तरह के फ्लैट्स ले आ रहे हैं, ताकि जो शहर का दबाव हो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हो और इधर का दबाव कम हो। हम कह रहे डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सभी के बिल्कुल है, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए समय श्रम दोनों का इसमें नुकसान होता है जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो। और जाहिर सी बात है, जो आपका जैविक ईंधन है उस रूप में आर्थिक क्षति तो भी कहीं ना होती कहीं है। 1:30 बजे छुट्टी का जो टाइम होता है, हम देखते हैं कि जो स्कूलों की छुट्टियां होती है, पूरा देहरादून शहर जो है पूरा ट्रैफिक में बिल्कुल पैक हो जाता है, बिल्कुल एक तरीके से। रोड्स बड़ी नैरो है, इसका समाधान इतने सालों बाद भी नहीं निकल पाया, नहीं, पिछले देखिए 25 सालों जैसे में मैंने भी। बताया, जहाँ जहाँ हो रहा है हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। और जैसे चक्राता रोड देखिए अब ठीक हो गई है, वैसे आढ़त बाज़ार ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, तहसील में पार्किंग ले आ रहे हैं, तो सड़क पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वो भी एक बड़ा कारण होता है ट्रैफिक जाम का। तो जब उनको हम पार्किंग के अंदर कर देंगे तो ट्रैफिक का फ्लो रोड्स पे ठीक हो जाएगा, तो उससे सहूलियत मिलेगी हम लोगों को। सर, क्या इस तरह की एक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया जा सकता? क्योंकि हम देखते हैं जो मार्केट है, जिसकी देखिए दुकान है, कम से कम 2 कार पार्किंग की जगह हो उसके पास। क्योंकि हम देखते हैं कि जो दुकानदार है, अपनी गाड़ियाँ खुद कार बाहर खड़ी रहती है, तो ग्राहक कहाँ खड़ी करेंगे? नहीं, तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ा कारण बनता है इसमें ये। इसमें देखिए 2 तरह की बातें हैं। एक तो जो नए मानचित्र हम स्वीकृत करते हैं, उसमें हम लोग पार्किंग रखते ही रखते हैं। लेकिन चूँकि देहरादून एक पुराना शहर है, तो अब जैसे पलटन बाज़ार है, वो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें आप कहाँ से पार्किंग रख पाएँगे। तो जो जैसे चुखू वाला मोहल्ला है, घंटाघर आपका है, तो जो पुराने शहर हैं, पुराने बसे हुए हैं, उसमें तो संभावना नहीं रहती है। लेकिन जो नए बनते हैं उसमें हम लोग पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। जो पुराने शहर हैं उनके लिए, जैसा मैंने बताया, देखिए राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में हमने पार्किंग बनाई है, तो वहाँ भी रिलीफ है। घंटाघर आप देखेंगे, जो हमारा घंटाघर कॉम्प्लेक्स एमडीडीए का, वहाँ भी 3 मंजिला काफ़ी बड़ी पार्किंग है, जिसमें गाड़ियाँ रहती हैं और आसपास के क्षेत्र के लोगों की भी रहती हैं। तो पुराने शहरों में हम सिर्फ एक सामुदायिक या सामूहिक पार्किंग बना करके उसका रास्ता निकाल रहे हैं। नए में हम व्यवस्था है कि बिना पार्किंग की व्यवस्था के मानचित्र स्वीकृत नहीं करते। दूसरी जो बात है वो है हमारे स्वभाव की। अब एक उदाहरण दूंगा मैं, राजपुर रोड पे आनंदम स्वीट्स है, उसके नीचे बहुत बड़ी पार्किंग है, लेकिन लोगों को आदत नहीं है कि गाड़ियाँ ले जाके अंदर पार्क करें। वो सड़क पे या बाहर खैर पार्किंग वहाँ करते हैं, लेकिन सड़क के किनारे भी आप देखेंगे तो ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे अंदर जगह तो है, लेकिन उसमें पार्किंग में जो निश्चित स्थान है उसमें ले जाके खड़ी करने की हमारी आदत नहीं है। सड़क खड़ी करते हैं कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो खड़ी करके चले जाते हैं, तब तक वो आप ट्रैफिक कह रहे जाम सिविक का। सेंस की कमी है कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूँ कि वही एक हमारी आदत में भी वो चीज़ आनी चाहिए कि हम अपनी आदत बनाएं कि जहाँ पार्किंग का स्थान है गाड़ी वहीं खड़ी करें, सड़क पे खड़ी ना करें। तो सर, ये इसके लिए क्या कोई ड्राइव, स्पेशल ड्राइव चलाई जाती है एमडीडी द्वारा, या नहीं, ट्रैफिक पुलिस इसमें की देखिए वजह कई विभाग मिलकर काम करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, एमडीडीए है, जाहिर सी बात है ट्रैफिक पुलिस भी है, तो उन लोगों के द्वारा भी लगातार आप देखेंगे चालान भी किए जाते रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक को में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शहर को ठीक करना सभी की जिम्मेदारी हो, चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे गाड़ियों की पार्किंग है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जहाँ निर्धारित पार्किंग स्थल है वहीं खड़ी करें और शहर के ट्रैफिक के मैनेजमेंट में अपना योगदान दें। जी। सर, एक सवाल है मेरा। हम दिल्ली में जब देखते हैं, कनॉट प्लेस पे हम आ जाते हैं सीधा, रायसेना हिल्स। यार, अंग्रेजों के बनाया हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, 100 साल पुराना, 150 साल पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज भी वो सड़कें इतनी चौड़ी दिखाई देती है, बल्कि बसें गाड़ियाँ इतनी दौड़ रही हैं, और उन्होंने 100 साल पहले भी 100 साल बाद की प्लानिंग कर ली।
हम देहरादून शहर में अक्सर एक समस्या देखते हैं, जनता की भी समस्या कहती हैं कि नई प्लॉटिंग्स जो हो रही हैं, सर 15 फीट रोड, 16 फीट रोड, घर तो बड़े बड़े बना दे रहे हैं, लेकिन उस सड़क पर अगर दो गाड़ी भी एक साथ साथ आ जाए तो निकलने में बड़ी दिक्कत है। नहीं नहीं, तो बिल्कुल। इसके लिए सर क्या है कि जब नक्शा पास किया जाता है, क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि भाई रोड जो है करीब 25 फीट की या 22 फीट की या जो भी एक मानक है, उतने फीट की चौड़ी छोड़नी ही पड़ेगी आपको। नहीं, देखिए किसी तो भी सर सिस्टम कहीं ना कहीं आने वाले समय को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज से 50-100 साल बाद वो सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए। बिल्कुल। और देखिए, मैंने शुरू में ही जो बताया कि ये जो अवैध प्लाटिंग हुई ना, और उसमें जो लोगों ने सस्ती दरों पे प्लाट्स लिए, उसकी वजह से ये समस्या हमारे सामने आई। और हमने व्यापक अभियान इसलिए चलाया कि जो अवैध प्लाटिंग है, चूँकि हमारे नॉर्म्स जो हैं उसमें 30 फीट की रोड होनी ही चाहिए मिनिमम, और जो पुराने मोहल्ले हैं वहाँ 30 फीट से कम पे भी हम सैंक्शन करते हैं। लेकिन अब चूँकि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों ने बना लिए और वहाँ पे गाड़ियों के आने जाने की दिक्कत होती है, और केवल गाड़ियों की नहीं, आप देखेंगे जैसे बारिश आती है जलभराव एक बड़ी समस्या बनता है, क्योंकि वहाँ फिर ड्रेनेज नहीं है, उसमें फिर सड़कें नहीं हैं, तो वो लोगों के घरों में जाता है या कई दिनों तक पानी जमा रहता है। अब जो इस तरह के मोहल्ले हैं, जैसा मैंने बताया कि जो हम लोग नक्शा मानचित्र स्वीकृत करते हैं उस समय जो पैसा जमा होता है, तो ऐसे जो सड़कें या नहीं बनी हैं या ड्रेनेज नहीं बनी है और कॉलोनियाँ बन गई हैं, फिर उसमें पानी की निकासी का और सड़कों को बनाने का वो पैसा हम लोग वहाँ भी खर्च करते हैं, ताकि कम से कम गाड़ियाँ निकल सकें अच्छे से, पानी निकल सके अच्छे से। तो उसको तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अवस्थापना सुविधाएं जुटा करके उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग रोल क्या मानते हैं, डीजी सूचना, एमडीडी के वीसी, या जो अभी नया कार्य आपको सचिव का जो मिला है चार्ज, ज़्यादा मुश्किल क्या मानते हैं सर? नहीं, चुनौती देखिए मुश्किल तो हर खैर कुछ नहीं है आपके लिए, ये चुनौती किसे मानते हैं सबसे बड़ी? देखिए हर चुनौती एक अवसर होती है, मैं तो उसको अवसर के रूप में देखता हूँ। और सूचना विभाग एक बड़ा सशक्त माध्यम है जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाने का, और जनता की जो आवाज़ है उसको सरकार तक पहुंचाने का। तो एक बड़ा अच्छा मंच भी है और माध्यम भी है, और उसका माध्यम का प्रयोग करके सूचना विभाग के द्वारा जो भी अधिक से अधिक जानकारी होती है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देखेंगे 35 से ज़्यादा नई नीतियाँ बनाई गई हैं, और उनके जो कहें कि केंद्र में यही है कि अधिक से अधिक रोज़गार का सृजन हो सके, या जो स्वरोजगार से युवा जुड़ सकें और उनकी जो आर्थिकी गतिविधि है उसको बढ़ावा दे सकें। तो हमारी जो नई पर्यटन नीति है, चाहे सौर ऊर्जा की नीति है, एप्पल मिशन है, केवी मिशन है, या जो पाली हाउस में सब्सिडी है, ऐसी कितनी तमाम सरकारी योजनाएं हैं जो सूचना विभाग के माध्यम से जन जन तक पहुंचती हैं और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए सूचना विभाग का रोल भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपके पास योजनाएं हैं लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो फिर उसका उतना प्रभावी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से या सशक्त तरीके से लोगों को बता सकते हैं, लोग उसका लाभ उठा सकते हैं और लोग उसको उठा भी रहे हैं। सर अपनी ज़िंदगी में आदर्श किसे मानते हैं? देखिए, अगर आप आदर्श की बात करें तो श्रम, विनयशीलता, विनम्रता और व्यवहार, ये सर इंटरव्यू मेरी माँ। देखेंगे लोग ही बोलेंगे कि ये राजनीतिक जवाब दे दिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपनी माँ को आदर्श मानता हूँ, जी। क्योंकि श्रम उनसे मैंने सीखा है। और जो शुरू में आप चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहले हम एक इंसान है और एक मनुष्यत्व को केंद्र में रख के, मनुष्यता को केंद्र में रख करके हमें आपस में रहना चाहिए। जो एक साहचर्य होता है, जो सहभागिता होती है, जो सामाजिकता होती है, उसको ज़रूर ज़िंदा रखना चाहिए। और समस्या पैदा करने के बजाय समस्या के समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो आएगा समस्या लेकर के आएगा। और शिव खेड़ा की किताब में मैंने पढ़ा था, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं तो आप खुद सबसे बड़ी समस्या है। यू कैन विन। तो समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं और उसका हिस्सा बनने का प्रयास करते हैं। तो शिव खेड़ा की किताब पे ही जब बात हुई है तो उन्होंने एक बात और कही है उस किताब में, मैंने भी उस किताब को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को कुछ अलग ढंग से कर देते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, अगर बंसीधर तिवारी अगर सरकारी अधिकारी नहीं होते तो क्या होते? मैं निश्चित रूप से मैं किसान होता।
किसान होता। क्यों? देखिए ऐसा है, मेरा बड़ा लगाव है इन सब चीज़ों से, और मैं सबको कहता भी हूँ कि जो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है। और आने के पहले या इंटरव्यू शुरू करने के पहले हम लोग तकनीक पे भी चर्चा कर रहे थे, और इजराइल, खेती के लिए इजराइल की तकनीक आप देख सकते हैं, अन्य दूसरे देशों की तकनीक आप देख सकते हैं। और जो आपका चाहे कृषि हो, बागवानी हो, पशुपालन हो, या मुर्गी पालन हो, या मत्स्य पालन हो, जितने भी प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसमें तकनीकी का इस्तेमाल करके कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बाजपुर के हमारे किसान एक सेब उगा रहे हैं, ट्राउट मछली वहाँ पैदा कर रहे हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो बड़े अच्छे अच्छे उसमें इनोवेशन हो रहे हैं। और कई लोगों ने उत्तरकाशी में भी जो विलुप्त एक तरह से कहने ख़त्म हो रहे थे जो सेब के बागान, उन्होंने उसका दोबारा उसको ठीक किया और सेब का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एसडीएम था बड़कोट में, तो आराकोट गया था, वहाँ सेब का बहुत बड़ा काम हो रहा है। और उत्तराखंड में भी अगर हम देखें, चूँकि अगर बंदर या सूअर की इस तरह की दिक्कतें होने से थोड़ा कृषि प्रभावित हुई है, लेकिन अगर तकनीक का प्रयोग करते हुए हम लोग उसको आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बेहतर होंगे। सर, हमने देखा वर्तमान दौर में राजनीति का स्वरूप कहीं ना कहीं बदला है और पढ़े लिखे लोग अब राजनीति में आ रहे हैं और बदलाव ला रहे हैं। हमने देखा तमाम आईएफएस, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस कैडर के अधिकारी राजनीति में आए हैं। हम बिहार चुनावों में भी देख रहे हैं तमाम ब्यूरोक्रेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या आप मान सकते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ देखते हैं कि कन्विंसिंग पावर तो है बंशीधर तिवारी जी के पास, नहीं क्या नहीं, आने वाले समय में बंशीधर तिवारी जी कभी राजनीति का, देश की राजनीति का हिस्सा बनकर देश की राजनीति में बदलाव लाने को लेकर नहीं मुझे लगता नहीं विरासत कि जो रहेंगे? इसका जवाब देना चाहिए, और मेरे मन में ऐसा कुछ है भी नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, मैं कहीं ना कहीं उससे जुड़ने का प्रयास करूंगा कि उसको हम लोग कैसे और ठीक कर सकते हैं। गांधी जी भी कहते थे कि भारत जो है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव में कहीं ना कहीं गांव के केंद्र में कृषि है, तो उसको मजबूत करने की दिशा में कुछ बेहतर किया जा सकता है। उसको बेहतर किया जा सकता है। तमाम चीज़ें हैं और सर मैं तमाम सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रखूंगा, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम क्षेत्र हैं, सर से जितना इंटरव्यू किया जाए मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा। इतने विभाग हैं, फिल्म उद्योग को लेकर बातें हो रही हैं और तमाम इंडस्ट्रीज़ को लेकर इन्वेस्टर समिट, तमाम चीज़ें हैं जो आम उत्तराखंडी समझना चाहता है, क्योंकि बंशीधर तिवारी जी जो हैं सब पर इस विभाग में बैठे, अगर जरूर हाँ एमडीडी बैठे मुझे लगता है, लेकिन नज़र अभी सूचना में भी होगी आपकी, फ़ोन भी घनघनाते रहे होंगे अभी आपकी। मैं कह रहा हूँ सर, नज़र सूचना पर ही है, क्योंकि आप सामने बैठे हैं और कहीं न कहीं आप भी सूचना विभाग से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर भी नज़र है। जी, और आपके भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, जो हम डीजी इंफॉर्मेशन या एमडीडी के वीसी या अतिरिक्त सचिव मुख्यमंत्री, सर कई सारे इंट्रोडक्शन आपके हो गए हैं, हम तो बस इतना जानते हैं, सीनियर आईएएस बंशीधर तिवारी जी। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।